हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्वीट एंड रोमांटिक है जो आप लोगों को पसंद आएगी। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड जियाशी को, जो कि अपने डैड से कॉल पर बात करते हुए यहाँ पर एक बिल्डिंग में आई होती है अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए। और जैसे ही वो लिफ्ट में एंटर करती है यहाँ पर हमारे मेन लीड शन की भी एंट्री होती है। जैसे ही वो लिफ्ट में आता है तो जियाशी भी उसे देखने लग जाती है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और ये उसे ऊपर से नीचे तक दिखने लग जाती है और सोचती है कि ये तो बिल्कुल मेरा टाइप है। और कॉल पर उसके डैड उसे डांट रहे होते हैं कि वो बिना बताए अब्रॉड चली गई थी और उनकी पूरी फैमिली में आज तक कोई लड़की ऐसी नहीं निकली। वो अपनी बेटी से कहने लगते हैं तुम मेरी पूरी बात सुन रही हो कि नहीं, ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो और कहाँ पर हो। तो वो जिया कहती है कि डैड अब मैं 25 ईयर्स की हो चुकी हूँ और मैं अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकती हूँ, क्या आप मुझे कहीं भी जाने के लिए आपकी परमिशन की लेना पड़ेगा। तो इतने में ईशान भी यहाँ कहता है कि हाँ। जिया ये सुनकर शॉक्ड होती है और फिर अपने डैड से बात करने लगती है। उसके डैड कह रहे होते हैं कि उसकी सिस्टर कितनी ज्यादा सेंसिबल है और वो है कि अच्छे से उनकी बात भी नहीं सुनती है। तो जियाशी कहने लगती है कि जब मॉम मुझे कंट्रोल नहीं कर पाई तो क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई भी मुझे कंट्रोल कर पाएगा। तो इतने में फिर से शन यहाँ पर हाँ बोलता है। अब जियाशी मन में सोचने लगती है कि पहली बार कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन लगता है कि ये बार बार मुझे टारगेट करने के लिए ऐसा बोल रहा है, फंसाने के लिए बोल रहा है। तो जियाशी के डैड कहने लगते हैं कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मुझे पूरा हक है तुम्हें कंट्रोल करने का। और देखो कल तुम्हारे ग्रैंड माँ ने तुम्हें घर पे बुलाई है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढा है। तो जियाशी कहने लगती है कि ये ब्लाइंड डेट्स वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कितना प्रॉब्लम वाला काम होता है। इससे अच्छा यही है कि मैं सड़क पर जाते हुए किसी भी लड़के को ढूंढ लूं और उसे लेकर आ जाऊं, क्या ये मैं कर सकती हूँ। और शैन इस बार भी हाँ बोलता है और जिया को लगता है कि वो उसी को ही बोल रहा है। और इतने में शैन अपने ईयरपॉड्स निकाल कर बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। ये देखकर जियाशी जल्दी से उससे सॉरी कहती है और यहाँ से चली जाती है। तो हमें पता चलता है कि शैन यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड बात कर रहा होता है और तभी वो भी अपना फ्लोर देखकर लिफ्ट से बाहर निकलता है और उसे जियाशी की इयररिंग मिल जाती है। फिर शैन जियाशी के पीछे जाता है उसकी इयररिंग उसे लौटाने के लिए। अब यहाँ पर जियाशी अपने फ्रेंड के घर आती है। उसकी फ्रेंड तो बहुत खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ मेरे बुलाने पर तुम आ गई हो। फिर जियाशी उसे अपना बर्थडे गिफ्ट दे देती है और दोनों अंदर जाते ही ड्रिंक टोस्ट कर रहे होते हैं। इतने में ही डोरबेल बजता है तो जियाशी कहती है कि रुको मैं देख कर आती हूँ कौन है। जियाशी उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो वही लिफ्ट वाला लड़का है ना। वो पूछती है कि तुम भी पार्टी में इनवाइट किए गए हो। तो वो कहता है कि नहीं मैं तो बस तुम्हारी इयररिंग देने के लिए आया था। तो जियाशी कहती है ठीक है बाहर खड़े मत रहो, आ जाओ हम लोग पार्टी कर रहे हैं, तुम्हें ज्वाइन कर सकते हो। तो वो मना करने लगता है। तो जियाशी कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर मेरी इयररिंग देने के लिए आए हो तो मुझे तुम्हें थैंक्स तो करना ही है, तो बताओ मैं कैसे कर सकती हूँ। तो शन मना करता है कि मुझे कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए, ये तो बस एक छोटा सा फेवर था। तो वो कहने लगती है कि लगता है तुम इस शहर में नए लड़के हो, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई फ्रेंड्स नहीं बनाने। तो फिर शन मन में सोचने लगता है कि उसकी जो कजिन है यहाँ पर इसी फ्लोर पर रहने आई है, तो आसपास के नेबर के लोग कैसे हैं ये तो मुझे भी चेक कर लेना चाहिए। तो फिर वो मान जाता है। तो जिया उसे पार्टी में अंदर चलने के लिए बोलती है। तो शन जैसे ही अंदर आकर देखता है तो यहाँ पर और भी लोग थे। जिया अब अपना हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और उसे अपना नाम बताती है और अपनी क्वालिटीज के बारे में बताते हुए उसे फ्लर्ट करने लगती है। तो शन भी उसे अपना नाम बता के हैंडशेक कर लेता है। तो जियाशी कहने लगती है कि तुम मेरे हेयरिंग बनाने में मेरी हेल्प कर दो। तो शन मना करने लगता है कि ये सही नहीं है और फिर वो अपना बैठ जाता है। तो जियाशी कहने लगती है कि ठीक है फिर मैं खुद ही पहन लेती हूँ। वो आईने में देखकर अपना इयररिंग पहन रही होती है तभी शन उसे देखने लग जाता है। जियाशी भी जैसे उसे देखती है तो वो अपनी नजरें हटा लेता है। तो जियाशी ये देखकर स्माइल करने लगती है और उसे कहती है कि क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे। तो शन उसे मना कर देता है। तो वो कहती है कि क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिला दूंगी। और ऐसा बोलते ही वो गलती से स्लिप होकर शन के ऊपर गिर जाती है और सोचती है कि मैंने नीचे देखा क्यों नहीं था। तभी शन उसकी केयर करते हुए पूछने लगता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो जियाशी यहाँ पर उस पर हाथ रखते हुए कहने लगती है कि नहीं मुझे कहीं चोट नहीं लगी। तो फिर शन कहने लगता है कि तो फिर लड़की फिर हटो मेरे ऊपर से। तो जियाशी कहने लगती है कि अभी तो मैंने तुम्हें अपना नाम बताया था ना, तुम फिर से मेरा नाम बोल। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर से हटूं तो पहले तुम्हें मेरा हाथ भी तो छोड़ना पड़ेगा। तो फिर शन यहाँ पर उसे उठाकर यहाँ पर बैठा देता है और फिर उसे कहने लगता है कि मुझे दूसरों के साथ फ्लर्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और खास तौर पर मैं ऐसे टाइप का बंदा नहीं हूँ जो टाइम पास के लिए अनहेल्दी रिलेशनशिप रखे। तो तुम एक गलत पर्सन को ढूंढ रही हो। ऐसा बोलकर वो तुरंत यहाँ से चला जाता है और फिर शन बाहर जाकर बाजू वाले घर की डोरबेल बजाता है जहाँ पर उसकी कजन बाहर निकलती है और फिर कहती है कि क्या तुम खाली आता है। और फिर ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर जियाशी समझने लगती है कि शायद उसके पहले से ये गर्लफ्रेंड है। पहली बार मुझे कोई लड़का पसंद आया और पहली बार मैंने किसी को ऐसे सेडिस किया और रिजेक्ट भी हो गई। यही सोचकर वो वापस अंदर चली जाती है और यहाँ पर शन की कजन या उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या मेरी जासूसी करने के लिए मॉम ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है।
तो शन कहने लगता है कि आंटी को तुम्हारी फिक्र हो रही, तुम यहाँ पर न्यू जगह पर कैसे रहोगी? तो उन्होंने तो बस मुझे यहाँ पर तुम्हारी जगह चेक करने के लिए भेजा, क्योंकि उन्हें बस तुम्हारी फिक्र होती रहती है। तो याओ कहती है कि मॉम को तो बस फालतू की फिक्र होती रहती है। याओ की ये बात सुनकर शन कहता है कि कैसे फिक्र ना करे, तुम यहाँ नए सिटी में आने के बाद किसी स्ट्रेंजर के साथ क्लब गई हुई थी और देखो तुम्हारे पैरों में मोच भी आ गई। तो फिर ये सुनकर याओ कहने लगती है कि किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं गई थी, बल्कि अपनी नेबर वाली सिस्टर के साथ गई थी, और वैसे मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई और अगली बार ऐसे नहीं करूंगी। तो याओ पूछने लगती है, वैसे ब्रदर तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तो फिर शन कहने लगता है कि ऐसा क्यों पूछ रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर याओ शन से कहने लगती है कि तुम्हारे ऊपर से किसी लड़कियों की परफ्यूम की स्मेल आ रही है। तो शन को याद आता है कि जियाशी उसके इतनी क्लोज हुई, वजह से उसे परफ्यूम की स्मेल आ रही है। तो फिर याओ कहने लगती है कि लगता है कि कोई लड़की फिर से आपको चेस कर रही होगी। तो शन बताता है कि यहाँ पर आने से पहले मैं तुम्हारे नेबर वाले घर पे ही गया था, वहाँ पर कोई पार्टी चल रही है। तो फिर याओ कहती है कि क्या आप यन सिस्टर को जानते हो? तो फिर शन कहने लगता है कि उसे नहीं, बल्कि उसकी फ्रेंड है जो कि मुझे मिल गई थी। तो शन याओ से कहने लगता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि तुम फ्रेंड मत बनाओ और तुम सोशल ना हो, तुम फ्रेंड्स बनाओ लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होकर। तो फिर याओ कहती है कि ब्रदर मैं आगे से ध्यान रखूंगी। फिर शन उसे बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जियाशी अपसेट होती है तो उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि क्या हुआ है। तो उसे कहने लगती है कि मेरा दिल टूट गया है। तो फिर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुमने इतने लड़कों का दिल तोड़ा है, तो आज तुम्हारा भी दिल किसी ने तोड़ दिया है। तो जियाशी कहती है कि क्या तुम मुझे स्कमबैग बोल रही हो? उसकी फ्रेंड कहती है मैं ऐसा नहीं बोल सकती। तभी ये दोनों बाहर निकलते हैं तो जिया की फ्रेंड का बड़ा भाई यहाँ पर मिलने आया होता है, और जियाशी बताती है कि वो थोड़े दिन पहले ही अब्रॉड से आई है। इतने में शन भी यहाँ से बाहर निकलता है। तो जिया के फ्रेंड का ब्रदर उसे देखते ही पहचान जाता है और वो शन से कहता है कि मिस्टर शन आप यहाँ पर कैसे हैं? और फिर वो जियाशी को और उसकी सिस्टर को शन से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये असल में मेरा बिजनेस पार्टनर है, ये एक लॉ फर्म का ओनर भी है। वैसे अगर शन तुम मुझे बता के आते तो मैं यहाँ पार्टी में तुम्हें इनवाइट जरूर करता, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर आए हो। तभी फिर जिया अपने फ्रेंड के ब्रदर से कहती है कि मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तो वो कहता है कि रुको, और शन से कहता है कि शन तुम जहाँ पर रहते हो ना, जिया का घर उसी रास्ते में पड़ता है, तो क्यों ना तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि अकेले एक लड़की इतनी रात को जाएगी तो सेफ नहीं है। तो फिर जिया कहने लगती है कि रहने दो, वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड यहीं पर रहती है, अगर वो इतनी रात को मुझे छोड़ने के लिए आएगा तो उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और ये सही भी तो नहीं है। तो वो कहता है कि क्या शन की गर्लफ्रेंड? मैं शन को बचपन से जानता हूँ और ये हमेशा से ही सिंगल ही रहा है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा बोलकर जो हंसने लगता है। और फिर जियाशी शन से पूछती है कि शन क्या तुम मुझे बताओगे कि बाजू वाली लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? तो शन कहने लगता है कि वो मेरी कजिन है, बस उसे मिलने आया था। तो ये सुनकर जियाशी खुश हो जाती है। तो शन उसे पूछने लगता है कि क्या अब मैं तुम्हें छोड़ने चलूं कि नहीं? कहती है ऑफ कोर्स। तो फिर ये दोनों अपने फ्रेंड को बाय बोलकर यहाँ से जाने लगते हैं। ये दोनों आकर कार में बैठते हैं। जियाशी शन को एड्रेस बताता है। शन कहता है अपना सीट बेल्ट लगा। कहती है क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? तो शन कहता है कि नहीं। तो वो कहने लगती है कि तुमने मेरा हाथ इतना जोर से पकड़ा था कि अभी भी दर्द हो रहा है और मैं खुद अपने आप बेल्ट नहीं लगा पाऊंगी। तो शन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अभी मेरी कार से बाहर निकलो। तो वो कहती है कि अगर मैं नहीं निकलूंगी तो क्या तुम मुझे उठाकर बाहर निकालोगे? और हम देखते हैं तभी शन अपना फोन उठाता है और किसी को कॉल लगाने के लिए जा रहा होता है। तो वो कहती है कि अब तुम इतना ज्यादा स्टिंगी तो नहीं बनोगे ना कि पुलिस को कॉल कर दो कि मुझे अरेस्ट करने के लिए? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तो शन कहता है कि नहीं, मैं किसी और को कॉल लगा रहा हूँ यहाँ से डिलीवर करवाने को। तभी जैसे शन कुछ बोलने लगता है तो जिया उसका मुंह बंद कर देती है। तो शन उसके क्लोज होते हुए कहता है कि मेरा पेशेंस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, तो फिर तुम मुझे तंग मत करो। तो फिर जियाशी कहती है कि ठीक है, मैं अपना सीट बेल्ट लगा लेती हूँ। अब जियाशी को ठंड लगता हुआ देखकर शन जल्दी से एसी का टेम्परेचर कम कर देता है। ये देखकर ये खुश हो जाती है कि वो इतना भी सिंगल माइंडेड नहीं है। उससे पूछती है वैसे तुम इस शहर में न्यू हो तो तुम यहाँ पर कब तक रुकने वाले हो और फिर तुम यहाँ से कब जा रहे हो? तो शन कहने लगता है कि अभी हम दोनों एक दूसरे को इतना नहीं जानते कि मैं तुम्हें मेरे इस बारे में सब कुछ बता दूंगा। तो जियाशी कहती है हाँ नहीं जानते, लेकिन एक दूसरे के बारे में जानकर ही हम अच्छे दोस्त बन पाएंगे ना। तो फिर शन कहने लगता है कि हमें एक दूसरे को इतना जानने की जरूरत ही नहीं है। तभी जियाशी उसे बताने लगती है कि कुछ टाइम पहले उसने एक मीडिया कंपनी स्टार्ट करी थी और फिर उसे अपने काम के लिए कभी न कभी लॉयर की जरूरत पड़ती है। तो वो शन से पूछने लगती है कि क्या आगे जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या तुम्हें कांटेक्ट कर सकती हूँ? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने लॉ फर्म के और भी अच्छे लॉयर को सजेस्ट कर दूंगा। और तो वो कहती है कि तुम कितने ज्यादा मीन और जिद्दी और बहुत ही ज्यादा बोरिंग। तो शन फिर से उसे क्लियर करते हुए कहता है कि मैं वो फ्लर्ट करने वाला बंदा नहीं हूँ, तुमने फिर से मुझे गलत सोच लिया है। और फिर जियाशी बैठे बैठे ही सो गई थी। जैसे सिग्नल पर शन कार रोकता है तो वो उसे देख लेता है सोते हुए। उसे ऐसे देखकर सोचता है कि ये सोते हुए ही कितनी ज्यादा शांत और कितनी ब्यूटीफुल लगती है। और जगी थी जब
भी इतनी ज्यादा फ्लर्ट कर रही थी वो तो सोच भी नहीं सकता। और थोड़ी देर में जियाशी का घर आता है तो फिर शन उसे कहता है कि चलो उतरो मेरे कार से, तुम्हारा घर आ गया है। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें इतनी जल्दी है मुझे बाहर निकालने की। तो शन कहता है कि अब जाओ भी। तो वो जिया उसे पूछने लगती है कि कितने पैसे हुए। तो शन कहता है मैं अपने आप को नहीं बेच रहा हूँ। तो फिर जियाशी स्माइल करने लगती है और फिर कहने लगती है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कह रही हूँ, तुम ज्यादा महंगे होंगे, मैं तुम्हें अफोर्ड भी नहीं कर सकती। हाँ लेकिन तुम मेरे साथ फ्री में नाइट स्पेंड करना चाहो तो मैं मान सकती हूँ। शायन अब उस पर गुस्सा होने वाला होता है तो जियाशी कहने लगती है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर मुझे छोड़ने का फीस पूछ रही थी। तो वो कहता है कि पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी मेरी कजन की नेबर हो। तो जियाशी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हम कौन सा एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर पैसे देने तो पड़ेंगे, लाओ अपना नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। शायन कहता है कि तुम्हें इतना ही देना है तो मेरी कजन को दे दो। जियाशी कहने लगती है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है, तो चलो आप जल्दी दे दो। तो फिर शन को ना चाहते हुए भी अपना नंबर देना पड़ता है और फिर जियाशी उसे अपना थैंक यू बोलकर यहाँ से चली जाती है और फिर इतने में उसे 250 युआन भी सेंड कर देते हैं। घर आने के बाद हम देखते हैं कि जियाशी शन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चेक करा रही होती है। तो उसे बस इतना ही पता चलता है कि वो एक लॉ फर्म कंपनी चलाता है और थोड़ी बहुत उसकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। वो सोचती है कि उसके प्राइवेट लाइफ के बारे में यहाँ पर तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही उसके फैमिली के बारे में, तो उसे वो और इंटरेस्टिंग लग रहा होता है और वो सोचती है कि इसकी आइडेंटिटी तो कितनी ज्यादा मिस्टीरियस है। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग जियाशी शन के बारे में एक रोमांटिक सपना देखकर उठती है और सोचती है पहली बार मैं शन से मिली थी और उसके बारे में ऐसा सपना भी देख लिया। थोड़ी देर बाद उसके फैमिली का बटलर का उसे कॉल आया होता है कि आज उसे ब्लाइंड डेट पर भेजने के लिए उसके पेरेंट्स ने आज उसे घर पर बुलाया है और उसे आना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी सिस्टर बाहर उसका वेट करते हुए उसका इंतजार कर रही होगी। तो वो कहती है तुम्हें टाइम पे पता है सुबह के 7:20 हो रहे हैं, इतनी जल्दी कौन बुलाता है। फिर वो जल्दी जल्दी में यहाँ पर पहुँचती है और उसकी सिस्टर बाहर ही उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे कहती है कि लास्ट टाइम तुमने डैड से कैसी बात करी थी। वो गुस्सा हो गए थे और अपसेट भी और इसलिए ऐसा इस बार बिल्कुल मत करना। उसे कहती है तुम्हारी जहाँ शादी फिक्स हुई है तुम्हें वो लड़का पसंद है भी या नहीं, देखो अगर ना पसंद है तो तुम डायरेक्ट मना कर सकती हो, ना पसंद चीजों को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहती है कि ठीक है सिस्टर। अब दोनों घर के अंदर आ जाते हैं तो जियाशी अपने डैड से कहने लगती है अगली बार वो नियो को ऐसे घर के बाहर खड़ा ना करे क्योंकि वो घर का रास्ता खुद जानती है और वो घर के अंदर आ सकती है। तभी यहाँ पर जियाशी की ग्रैंड माँ उसे कहने लगती है कि उन्होंने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया है और वो उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाए। जियाशी जब मना करने लगती है कि वो कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती, वो ऐसे किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती है। ग्रैंडमा कहती है वो लड़का अच्छा है और तुम्हारे डैड का बिजनेस भी उससे जुड़ा हुआ है तो अच्छा रहेगा अगर तुम चली जाओ। तो जिया की स्टेप मॉम भी उसे इस चीज के लिए मना रही होती है तो वो अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि ठीक है जाऊंगी लेकिन एक ही शर्त पर, आप अगले 3 महीने के लिए मुझे कोई भी ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स नहीं करोगे। जिसके बाद जियाशी ब्लाइंड डेट के लिए उस जगह पर पहुंच जाती है। वो लड़का उससे हैंडशेक करने लगता है लेकिन जियाशी सीधे बैठ जाती है। जिसके बाद वो लड़का अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है और अपने बारे में भी कि वो अब्रॉड से स्टडी करके आया है। वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था लेकिन वो फैमिली का इकलौता बेटा है तो फिर उसने फैमिली का बिजनेस ही ज्वाइन कर लिया। जियाशी मन में सोचती है कि इतनी नॉर्मल सी फैमिली बिजनेस है और इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। फिर वो लड़का जियाशी से कहने लगता है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम घर पर ही रहना, तुम ऐसे बाहर कहीं मुंह दिखाने के लिए नहीं जाओगी और तुम सिर्फ एक अच्छी वाइफ बनकर घर में ही रहोगी। अब जियाशी को तो ये सुनते ही उस पर गुस्सा आने लगता है और मन में सोचती है कि मुझे इसे 2 थप्पड़ लगाने का मन कर रहा है। वो लड़का आगे भी बोल रहा था कि मैंने सुना है तुम्हारी रेपुटेशन भी सही नहीं है तो अच्छा यही होगा कि अगर तुम शादी के बाद लिमिट्स में रहो। तो जियाशी गुस्से में उठकर कहने लगती है जब हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है तो इसे यही खत्म कर देना चाहिए और नेक्स्ट टाइम हमें मिलने की जरूरत भी नहीं है। तो वो लड़का कहने लगता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम एक अपनी फैमिली की बिगड़ी हुई लड़की हो जिसकी खुद की रेपुटेशन तो बिल्कुल भी सही नहीं है, उल्टा तुम्हारी सिस्टर तुमसे ज्यादा सही है। लेकिन तुम्हारे डैड ने मेरी शादी तुमसे बात की है तो मैं मान गया था तुम्हारे डैड के लिए। अब जिया ये सुनते के साथ ही उसे एक थप्पड़ लगा देती है तो वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने मुझे मारा और वो उसे रिटर्न में मारने जा रहा होता है। तो जियाशी उसे और अच्छे से सबक सिखाती है और कहता है लगता है तुम्हें एक थप्पड़ में सबक नहीं मिला और वो उससे समझा देती है कि तुम मेरे इश्यूज भी उठाने के लायक नहीं हो समझे और इसलिए दोबारा मुझसे उलझना मत, तुम मेरे लायक नहीं हो। फिर वो लड़का कहता है तुम्हें बाद में देख लूंगा और यहाँ से चला जाता है। अब जियाशी जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है कि शन और उसकी कजन याओ आई होती है। याओ तो उसकी तारीफ करने लगती है ब्यूटीफुल सिस्टर आप कितनी अमेजिंग थी और जियाशी उसे थैंक यू कहती है और शन से कहती है कि हम लोग फिर मिल गए। तो याओ पूछने लगती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो जियाशी कहती है कि बस लास्ट टाइम ही मिले थे तो ज्यादा नहीं जानते। तो या फिर खुश हो जाती है और कहने लगती है कि लगता है आप ही वो सिस्टर हो जिसने मेरे कजन ब्रदर को चेस कर रहे हो। शायनी आपको गुस्से में देखता है तो वो चुप हो जाती है। या से कहने लगता है कि चलो आप खाने के लिए बैठो। तो फिर वो जियाशी से कहने लगती है कि सिस्टर आप भी ज्वाइन कर लो। तो फिर वो कहने लगती है कि नहीं मुझे थोड़ा काम है तो फिर वो चली जाती है।
आगे जियाशी को उसके डैड का कॉल आता है तो जियाशी अपने डैड को सब बताती है। तो उसके डैड को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है कि उसकी इतनी हिम्मत की मेरी बेटी से इस तरीके से बात की। लगता है मैंने उन लोगों को कुछ ज्यादा इज्जत दे दिया है, अब तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो कॉल कट कर देता है। फिर जियाशी सोचती है कि मेरे डैड तो कितने प्रोटेक्टिव है मेरे लिए, और फिर जियाशी खुश होकर चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ जियाशी की शन के सामने तारीफें करने लगती है कि वो ब्यूटीफुल सिस्टर कितनी अमेजिंग है ना, और कितनी अच्छी भी है। तो मुझे तो लगता है कि वो आपके लिए सही रहेगी, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। तो याओ पूछ रही होती है वैसे उनका नाम क्या है, तो शन कहने लगता है कि तुम बातें कम करो और पहले खाना खा लो। तो फिर ये तुरंत ही अपने नेबर यान को मैसेज करती है कि आपकी जो ब्यूटीफुल वाली फ्रेंड है ना उसका नाम क्या है। तो वो बता देती है कि उसका नाम जियाशी है, और पूछती है कि क्या कुछ काम था क्या। तो याओ कहती है कि नहीं, बस वो मुझे अब रेस्टोरेंट में मिली थी तो इसलिए मैंने पूछा कि मुझे उनका नाम पता नहीं था क्योंकि मुझे उन्हें और जानना है। फिर याओ जियाशी के बारे में सारे ऑनलाइन पोस्ट पढ़ने लगती है। असल में इसको यहाँ पर पता चल जाता है कि जियाशी की बाहर रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब है, सब लोग उसे बहुत ही ज्यादा बेकार लड़की समझते हैं, और वो ये सारी न्यूज पढ़कर शॉक हो रही होती है। तो शन कहता है कि कुछ बोलना हो तो बता दो, क्या सोच रही हो तुम। तो फिर वो बताती है कि मैंने उस ब्यूटीफुल सिस्टर के बारे में ऑनलाइन बहुत सारे रूमर पढ़े हैं। तभी वो कहती है उसकी बिल्कुल भी कैरेक्टर सही नहीं है, और आप तो इतने टाइम से सिंगल हो, आपको तो लव लाइफ के बारे में कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि शायद आपके लिए वो लड़की बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी, कहीं आपको आगे चल के सफर न करना पड़ जाए। तो वो कहती है कि देख लो ये सारे रूमर उनके बारे में बनी हुई है। तो वो कहता है कि तुम ऑनलाइन रूमर्स के बारे में बिलीव कर रही हो, वो लोग तो कुछ भी कहते हैं, तुम अपना दिमाग यूज करो, इन सब में बिलीव मत करो। तो वो कहती है कि मैं तो बस आपकी फिक्र कर रही थी, कहीं कोई आपका फायदा ना उठा कर चला। तो शैन कहता है कि बिना किसी को जाने उसके ऊपर गलत लेबल नहीं लगाना चाहिए, क्या तुम समझ गई। तो याओ कहती है कि ठीक है ब्रदर, मैं समझ गई। फिर हम देखते हैं शैन को जो बाहर आया होता है स्मोक करने के लिए, और वो देखता है उसी लड़के को जो कि जियाशी के साथ ब्लाइंड डेट पर आया होता है। वो अपने डैड से कॉल पर बात कर रहा होता है और जियाशी की बुराई कर रहा होता है। फिर उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है उस लड़की के डैड ने कॉल करके मुझे कितना डांटा है, तुम्हारी आज की हरकतों की वजह से मेरा बिजनेस खराब हो सकता है। तो वो ये कहने लगता है मैंने डैड उस लड़के से बहुत अच्छे से बात की, पर वो बदतमीज लड़की इतनी खराब थी कि हमारी फैमिली को गिरा हुआ समझ रही थी, उसने तो मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दी। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम अभी चुप हो जाओ, और अपने बेटे से कहने लगते हैं तुमने ऑलरेडी मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, और कॉल कट करते यहाँ पर शन अपनी जैकेट उतारता है और अपने स्लीव्स ऊपर करने लगता है, उसे मारने के लिए तैयार हो रहा था। और ये बंदा अभी भी जियाशी की बुराई कर रहा होता है। बढ़िया ही थोड़ी अमीर फैमिली में जो क्या पैदा हुई, खुद को बहुत ज्यादा ही उड़ने लगी थी। ऐसी लड़कियों को मैंने बहुत ही देखा है जो कि बहुत ही बेकार होती है, पता नहीं कितने लड़कों के साथ घूमती होगी। शन आकर इस लड़के को पंच मारकर इसके दांत ही तोड़ देता है, और उसे कहने लगता है कि वो दोबारा जियाशी के बारे में ये सब कुछ ना बोले। तो ये कहता है कि तुम्हें लगता है उस लड़की ने फूल बना दिया है, लेकिन वो अच्छी लड़की नहीं है, और उस लड़की के जाल में तुम भी फंस मत जाना। तो फिर शन उसे यहाँ पर और मारने लगता है। तो वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझे मार रहे हो। तो शन यहाँ पर उसे बताने लगता है कि मैं लॉयर शन हूँ, और ये कहकर शन यहाँ से चला जाता है। अब शन यहाँ से जा रहा होता है, तभी जियाशी कार में बैठी होती है, तो वो उसे देख लेती है, और जियाशी उसके पास आकर उसे कहने लगती है कि आज हमारी सेकंड मीटिंग है, और वो उसके मसल्स देखकर कहने लगती है कि लगता है तुम बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते होंगे। तो फिर शन कहता है कि तुम्हें ऐसी चीजें ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। तो इतने में जियाशी कहती है कि लगता है तुम्हारा बटन टूट गया लगता है, और वो वहीं पर ही हाथ लगाकर उसके एब्स देखने लगती है। तो शन तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर रोकता है और उसे कहने लगता है ये तुम क्या कर रही हो। ये कहती है मैं तो बस फिजिकल कांटेक्ट का बहाना ढूंढ रही थी। तो शन गुस्से में उसका हाथ दबाता है। तो ये कहती है मुझे दर्द हो रहा है छोड़ो, और वो समझा देता है कि अगली बार ऐसे हरकतें मत करना। तो ये कहती है कितने हार्टलेस हो तुम, नेक्स्ट टाइम याद रखना मुझे मेरे नाम से बुलाना, बार बार लड़की लड़की मत कहना। और शन की कार यहाँ से जाने के बाद वो पीछे मुड़कर देखती है उस लड़की को और सोचती है कि इसकी हालत ऐसी किसने की होगी, क्या ये कहीं गिर विर गया था क्या, तभी इसके दांत टूट गए। चलो जो भी हो, ये तो ये डिजर्व ही करता है। फिर हम देखते हैं इसी लड़के को जो कि अपने डैड को फिर से कॉल लगाता है और उसे शन के बारे में बताने लगता है। तो उसके डैड और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने मिस्टर शन से पंगा ले लिया। तो वो कहता है डैड वो तो एक छोटा सा लॉयर है। उसके डैड चिल्लाते हुए कहते हैं कि मिस्टर शन तो इतने बड़े लॉ फर्म के ओनर है, तुम तो जानते नहीं हो उसे, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। नेक्स्ट सीन में जिया को एक क्रोन बर्थडे गिफ्ट में आया होता है। तो वो उस क्रोन को पहनकर अपना एक फोटो लेकर अपनी आंटी को भेज देती है कि मुझे बहुत पसंद आया। फिर जियाशी अपनी आंटी से कॉल पर बात करने लगती है कि मॉम के गुजर जाने के बाद उसकी आंटी उसके सबसे ज्यादा क्लोज है। उसकी आंटी उसे उसका 25th बर्थडे एडवांस में विश कर रही होती है। जियाशी भी उन्हें थैंक यू बोलकर कॉल रख देती है, और फिर वो अपनी मॉम की पेंटिंग को देखते हुए बोल रही होती है अगर ये पेंटिंग ना होती पक्का मैं अपनी मॉम को भूल गई होती, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे जो चीज सिखाई है वो मुझे हमेशा याद रहेगी। मॉम ने उसे हमेशा यही सिखाया कि उसे हमेशा आजाद रहना है और दुनिया में किसी से भी नहीं डरना है, और अपनी लाइफ अच्छे से फ्रीली जीनी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर
देखते हैं शैन यहाँ पर क्लब में अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही जो यहाँ पर आया होता है वो अपने साथ अपनी सिस्टर को भी लाया होता है। तो वो कहने लगती है कि मिस्टर शैन, मैं यहाँ पर आप लोगों की बिजनेस के काम पर नहीं आने वाली हूँ बीच में, बल्कि मुझे तो मेरी फ्रेंड जियाशी ने इनवाइट करी है क्योंकि आज उसका बर्थडे है ना, तो वो यहाँ पर पार्टी दे रही है। फिर इतने में हम देखते हैं कि जियाशी भी यहाँ पर पहुँचती है। उसे देखकर उसकी फ्रेंड तो उसकी तारीफें करने लगती है कि तुम आज कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और शैन भी यहाँ पर जियाशी को देखता ही रह जाता है और वो उसकी और उसकी फ्रेंड यहाँ से चले जाते हैं। जियाशी अपने सारे फ्रेंड्स के पास पहुँचती है। वो उसके सारे फ्रेंड्स उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं। उसकी एक फ्रेंड कहती है कि पार्टी में मैंने तुम्हारे लिए मेल मॉडल्स भी अरेंज किए हैं। फिर वो मेल मॉडल्स इन सारे लड़कियों के साथ ड्रिंक करने के लिए पहुंच जाते हैं। उसकी फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस कर रही होती है कि उसे आज तक एक लड़का भी पसंद नहीं आया। जियाशी तो बस यहाँ शैन के बारे में ही सोच रही थी। दूसरी तरफ शैन और उसका फ्रेंड यहाँ पर अपने काम की मीटिंग को लेकर डिस्कस कर रहे थे। वो की सिस्टर उसे वीडियो कॉल करती है तो उसे पता चल जाता है कि वो लोग यहाँ पर मेल मॉडल के साथ पार्टी कर रहे हैं। ये सुनते के साथ ही शैन भी सोचने लगता है कि कैसे वो उसकी बॉडी के पीछे पड़ी हुई रहती है। तो वो यही सब कुछ सोचकर जलेस हो रहा होता है। पता नहीं ये उसने डायलॉग कितने सारे लड़कों को बोली होगी। दूसरी तरफ तो जियाशी तो शैन के ख्यालों में खोई होती है। उसे इस मेल मॉडल्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। उसके बाद जियाशी अकेले बैठी होती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि किसका इंतजार कर रही हो। तो जियाशी बता देती है कि शैन का। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे उस लॉयर शैन के बीच में कुछ तो चल रहा है। मुझे तो लगा कि उस जैसा बोरिंग बंदा तुम्हें पसंद ही नहीं आ सकता। तो ये कहती है कि नहीं, मुझे वो बहुत पसंद आया। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे लगता है कि वो लॉयर शैन भी तुम्हें बहुत पसंद करता है क्योंकि जब तुम आई थी और बातें कर रही थी वो तुम्हें ही देख रहा था। तो फिर जियाशी कहती है कि तुम और तुम्हारा भाई भी मुझे ही देख रहे थे, ये तो बस बात करने का एक नॉर्मल तरीका है। तो उसकी फ्रेंड कहती है नहीं तो मुझे लग रहा था कि वो तुम्हें ही देख रहा है और उसकी नजरें तुम्हारी तरफ नॉर्मल वाली थोड़ी ना थी, मुझे लगता है वो तुम्हें लाइक करता है। फिर जिया के फ्रेंड का ब्रदर जो यहाँ पर आया होता है और कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। और वो जियाशी से कहता है कि क्या तुम अभी यहीं पर हो, रुको मैं शैन से कहकर उस तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए कहता हूँ। वो वॉशरूम गया हुआ है, उसे बताता हूँ कि तुम्हें घर छोड़ दे क्योंकि तुम्हारा घर उसके रास्ते में ही पड़ता है। फिर वो चले जाते हैं। फिर जैसे ही शैन जियाशी से बात करते हुए बाहर आता है तो वो उसे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें देख लिया और उसे कहता है चलो चलते हैं। तभी जियाशी यहाँ पर ड्रंक होने का नाटक करती है, कहती है कि चलो हम और ड्रिंक करते हैं। तो वो कहता है कि तुम ऑलरेडी ड्रंक हो चुकी हो और तुम और ड्रिंक करने की बात कर रही हो। तो जियाशी कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो और ड्रिंक करनी है, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर पकड़ के उसे लेकर जाती है और वो ग्लास में और ज्यादा वाइन डाल रही होती है। तो शैन कहने लगता है तुम क्या चाहती हो हम ड्रंक हो जाए। तो वो मन में सोच रही होती है कि हम दोनों में से एक को तो ड्रंक होना ही पड़ेगा। फिर वो पूरी ग्लास खुद ही पी लेती है और वापस से निकालने जा रही होती है। तो शैन मना करता है कि जियाशी बस बहुत हो गया। तो वो खुश हो जाती है कि पहली बार तुमने मेरा नाम लिया, वो भी मेरे बर्थडे पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये तो मेरा बर्थडे सरप्राइज हो गया। तो शैन उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि मैं तुम्हारा कितना बार टारगेट हूँ। तो वो कहने लगती है कि वाइन पियो फिर मैं बताऊंगी, एक ग्लास वाइन पे एक आंसर। तो फिर वो तुरंत ही ड्रिंक कर लेता है और कहता है कि आप बताओ। तो जियाशी बताती है कि तुम पहले हो। शैन इस बात पर हंसने लगता है। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा। तो शैन कहता है कि हाँ मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा। तो जियाशी कहती है तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम सच में पहले हो, क्योंकि सच बोलो तो मुझे इससे पहले किसी भी लड़के के पास जाना नहीं पड़ता था, वो सब खुद मेरे पास आते थे। शैन को गुस्सा आता है और वो दूसरा सवाल करता है कि जब तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने लड़के हैं जिनके साथ तुम खेल रही हो तो फिर तुम मुझे क्यों पास आने की कोशिश कर रही हो। और वो इसका जवाब सुनने के लिए फिर से एक और ग्लास ड्रिंक कर लेता है। जियाशी कहती है जो खुद इनिशिएटिव लेकर मेरे पास आते हैं मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जिन्हें पाने के लिए मुझे चैलेंजेस मिले मुझे उनमें ही ज्यादा इंटरेस्ट है। इसकी ये बात सुनकर तो शैन को गुस्सा आता है कि अच्छा इसके लिए सिर्फ एक ये बस एक गेम है। और जियाशी कहती है वैसे भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी हूँ, चाहे तुम्हारी पर्सनालिटी हो या ये हैंडसम बॉडी, तुम तो मुझे पूरे के पूरे पसंद हो। शैन कहने लगता है आज तो तुमने इतने सारे मेल मॉडल्स हायर किए थे, क्या उनमें से तुम्हें कोई पसंद नहीं आया। तो जियाशी कहती है लगता है तुम उनकी वजह से ही जेलस हो रहे हो। तो शैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, सुन लो मैं तुम में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो जियाशी कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए थे, तुम मुझे इग्नोर कर सकते थे। शैन कहता है मैं तो बस चीजें क्लियर करने के लिए आया था, तुम्हें समझाने के लिए, ताकि फिर कभी हम मिले तो हमारे बीच की चीजें ऑकवर्ड ना हो, हम सिर्फ एक ऑर्डिनरी फ्रेंड बन सकते हैं और बस एक दूसरे को हेलो कर सकते हैं। इस पर जियाशी हंसने लग जाती है और कहती है 2 दिन पहले हम स्ट्रेंजर्स थे और 2 दिन बाद कम से कम नॉर्मल फ्रेंड्स बन गए, तो बताओ 2 दिन बाद हम और भी कुछ नहीं बन पाएंगे और फिर क्या पता हम दोनों किस करें। तो शैन से कहने लगता है कि तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई हो। फिर जियाशी शैन के लिप्स टच करने लगती है। फिर वो जल्दी से उसका हाथ
पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर वो उसे यहाँ टैक्सी में बिठा देता है और ड्राइवर को उसका एड्रेस बता देता है उसके घर छोड़ने। तभी जियाशी उसके पास आने लगती है तो वो कहता है तुम ड्रंक हो या ड्रंक होने का प्रिटेंड कर रही हो। तो वो कहती है तुमने आज बिल्कुल भी मुझे हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया। तो फिर वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। तो जियाशी कहती है मेरा नाम भी ले लो। तो उसका नाम भी ले लेता है। जियाशी वापस से अपना नाम उससे बुलवा लेती है। फिर वो उसके गोदी में सर रखकर सोने लग जाती है। शैन ये देखकर मन में सोचने लगता है ये मुझ पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करती है और खुश हो जाता है। और जैसे उसका घर आता है तो शैन उसे उठाने लगता है और कहता है कि उठ जाओ तुम्हारा घर आ गया और घर चली जाओ। अब जिया तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो तो गहरी नींद में थी। तो फिर शैन के पास ऑप्शन नहीं होता और वो उसे अपने घर लेकर आता है। वो यहाँ उसे बेड पर लिटा रहा होता है पर जिया मान नहीं रही होती। तो शैन कहता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो जियाशी उसका नाम लेती है। तभी वो उसे बेड पर लिटा देता है जिसके बाद वो उसे ब्लैंकेट से कवर करने जा रहा होता है और इतने में जियाशी उसके ऊपर आ जाती है। वो उसे किस करते और उसका ड्रेस फाड़ने की कोशिश कर रही होती है तो फट ही नहीं रहा होता। तभी शन अपना जैकेट निकालता है। इतने में जिया उसे देखकर कहती है कि ये लास्ट टाइम से इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है। शन इस बात पर अपना जैकेट जल्दी से ठीक करता है। जियाशी से पूछने लगता है कि तुम आखिर मुझे कौन समझ रही हो। इतने में जियाशी बेड पर वॉमिटिंग कर देती है और तुरंत ही वॉशरूम चली जाती है। और शन अपने असिस्टेंट को कॉल करके एक हाउसकीपर को बुलाने के लिए कहता है ताकि वो ये सब कुछ क्लीन कर सके। शन जिया को यहाँ वॉशरूम में देखने आ जाता है कहीं वो गिर तो नहीं गई। तभी वो इसे हेलो करती है तो वो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। फिर जियाशी यहाँ पर वापस आकर सो गई होती है जिसके बाद हाउसकीपर आकर बताने लगती है कि उसके कपड़े भी गंदे हो गए हैं। तो शैन हाउसकीपर को एक ड्रेस देता है और कहता है कि इसे पहना दो। इसके बाद शैन जब अपना काम कर रहा होता है तो वो अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगा पा रहा होता और वो जियाशी के बारे में ही सोच रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो सच में मुझ में इंटरेस्टेड है या फिर बस टाइम पास का गेम खेलना चाहती है मेरे साथ। पर ये सोच रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे जियाशी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो शन के घर पर कपड़े देखती है तो सोचती है क्या उसी ने चेंज किया होगा। और फिर बाहर आती है। शन को ब्रेकफास्ट करते हुए देखकर उसे गुड मॉर्निंग कहती है। कम से कम हम नॉर्मल फ्रेंड्स तो है ना, तो तुम्हें मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाना चाहिए था। शन कुछ नहीं कह रहा होता तो जियाशी उसे थैंक यू कहने लगती है। कहती है कल रात तुमने मेरी इतनी केयर की और मेरे ड्रेस बदलने में भी हेल्प की। तो शन गुस्से में कहने लगता है तुम्हारा ड्रेस मैंने चेंज नहीं किया। तो जियाशी खुश हो जाती है कि मेरा ट्रिक काम कर गया। फिर वो कहने लगती है कल रात मैं ड्रंक थी, तुम्हारे साथ कुछ करा तो नहीं ना। और फिर शन को कल रात की चीजें याद आने लगती है और उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो जियाशी बताने लगती है कि जब भी मैं ड्रंक होती हूँ तो मेरी आंटी मुझे बताती है कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हरकतें करने लगती हूँ। अगर मैंने कुछ करी हो तो उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। और वैसे क्या तुम बताओगे कि हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं ना। तो शन कहता है अगर तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो कल रात तुम जानबूझ के ही ड्रंक हो गई थी। जिया सोचती है इसे तो पता लग गया कि मैं जानबूझ के ही ड्रंक हो रही थी। फिर शन गुस्से में कहने लगता है तुम कितनी कैजुअल टाइप की हो ना, तुम एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड करके फिर तुम दूसरा टारगेट ढूंढती होगी। तो जियाशी कहने लगती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। वो इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि इसने भी उसके बारे में जो फेक रूमर्स है वो सब कुछ पढ़ के इस पर उसे जज कर लिया, इसीलिए वो इस बात पर उसे बातें सुनाने लगती है कि उसने उसे एक अच्छा लॉयर समझा था और ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो उसके बारे में ऐसे रूमर्स पर बिलीव करेगा। वो उसे कहने लगते है कल रात मैं क्लब जानबूझ कर गई थी, मुझे पता था कि तुम वहाँ पर जरूर आओगे और मैंने जानबूझ के ज्यादा ड्रिंक करी थी और तुम्हें जो भी कहना है मेरे मुँह पे कहो साफ साफ, मेरे ऊपर ऐसे कुछ भी इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये कहकर जियाशी तो यहाँ से चली जाती है और यहाँ से जाते हुए वो सिर्फ यही सोच रही होती है कि इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि लोग उसके बारे में ऐसे गॉसिप करें। वो सोचती है शन ने उसे ऐसा सवाल करा था तो उसे उस बारे में बहुत गुस्सा आया था और उसे थप्पड़ लगाने का मन किया था और सोचती है मैंने तो सच में उसे जेन्युइनली परसीव करने का सोच रही थी और सच में वो कितना ज्यादा बोरिंग है। फिर इतने में जियाशी की फ्रेंड का उसे कॉल आता है। वो उसे बताती है कि कल रात शन का मुझे कॉल आया था और वो तुम्हारे बिल्डिंग और घर का नंबर पूछ रहा था, लेकिन मैंने भी जानबूझकर ड्रंक होने का प्रिटेंड करा ताकि तुम दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो और भी अच्छा हो सके। तो बताओ दोनों के बीच में कुछ प्रोग्रेस हुई कि नहीं। तो जियाशी कहती है अब मैं उसे चेज नहीं करने वाली हूँ, अब वो मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है और गुस्से में चली जाती है। इसके बाद वो अपने ग्रैंड माँ से मिलने गई होती है और ग्रैंड माँ उसे सॉरी करने लगती है। लास्ट टाइम उन्होंने जिस ब्लाइंड डेट से मिलवाई थी उन्हें नहीं पता था कि वो इतना खराब निकलेगा। मुझे लगा उसके ग्रैंड माँ और मैं अच्छे फ्रेंड है तो मुझे लगा कि शायद वो लोग अच्छे होंगे, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो जियाशी कहने लगती है ग्रैंड माँ कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने उस लड़के को बहुत अच्छे से सबक सिखाया और डैड ने भी। तो ये सुनकर तो ग्रैंड माँ खुश हो जाती है और कहने लगती है अब से मैं तुम्हारे लिए कोई भी ब्लाइंड डेट नहीं ढूंढूंगी, अब तुम अपने हिसाब से किसी को भी चूज कर सकती हूँ। तो जियाशी कहने लगती है ग्रैंड माँ मैं अभी एक ब्लाइंड डेट से बची हूँ, आप मुझे कह रहे हो कि मैं फिर से कोई पार्टनर ढूंढने के लिए फोर्स कर रही हूँ। इतने में जियाशी के असिस्टेंट का उसे कॉल आता है और वो कहती है कि उनकी जो एक आर्टिस्ट है वो प्यार में पड़ गई है और वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहती है। तो जियाशी कहती है कि रुको मैं अभी आ रही हूँ उससे बात करने के लिए। अब जियाशी ऑफिस में आ जाती है और इस बारे में याद करने लगती है। जिस लड़के को वो अपना बॉयफ्रेंड बता रही है वो तो उस दिन पार्क में उसे याओ के साथ देखी थी। यहाँ पर वो उस आर्टिस्ट से कहती है कि क्या तुम सच में उस लड़के के लिए अपना काम छोड़ना चाहती हो। अब वो उसे उस लड़के की फोटो दिखा देती है और कहती है कि देखो वो किसी और लड़के के साथ भी कैसे बातें कर रहा है, अब तुम ये अपनी आंखों से खुद देख लो।
तो उस लड़की की सच्चाई पता लगने के बाद मना करती है कि मैं अपना काम उसके लिए नहीं छोड़ूंगी, और वो जियाशी से इसके लिए थैंक यू भी कहती है और उसे एक लास्ट चांस भी मांगने लगती है और उसे सॉरी भी करने लगती है। इसके बाद जियाशी शन की कजन याओ से मिलने के लिए आती है और वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। पूछती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो याओ उसे तुरंत ही अंदर आने के लिए कहती है और बताती है कि मेरा भाई भी यहाँ पर आया हुआ है, क्या वो उसके बारे में बात करना चाहती है। तो जियाशी कहती है बिल्कुल भी नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर याओ उसे अंदर ले लेती है और शेनो तो उसे देखकर खुश हो जाता है, पर जिया उसे कोई बात नहीं करती। और जियाशी याओ को यहाँ पर बताने लगती है एक दिन उसने एक लड़के के साथ उसे पार्क में देखा था, वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ा प्ले बॉय है, उसकी कंपनी के आर्टिस्ट को भी वो चीट कर रहा है। और ये पूछती है क्या उसके साथ तुम्हारा कोई रिलेशन है, तो याओ मना करती है कि नहीं, हम तो बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर याओ जियाशी और शन को कहती है कि तुम दोनों जरा बाहर जाओ, मुझे एक जरूरी कॉल अटेंड करनी है। तो जियाशी कहने लगती है ठीक है, और अगर कभी मेरी जरूरत हो तुम मुझे बताना। तो जियाशी बाहर चली जाती है। तो शन भी अपनी सिस्टर याओ से कहता है कि अब वो बड़ी हो गई है और इन सारी चीजों को अच्छे से हैंडल करे और ऐसे लोगों से केयरफुल रहे। ये कहकर शन भी चला जाता है। तो ये कहती है ठीक है। जैसे ये दोनों बाहर जाती है या उस लड़के का कॉल उठाकर उसे चिल्लाने लगती है कि अब तुम मेरे पीछे पड़ना बंद करो, तुमने मुझे प्रपोज किया था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं, अब मुझे पता लग गया है कि तुम कितने बड़े प्ले बॉय हो, और ध्यान से सुन लो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोई चांस नहीं देने वाली। कॉल कट करके उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। दूसरी तरफ शन और जियाशी लिफ्ट में जाने लगते हैं। तो शन उससे माफी मांगने लगता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जो भी बातें बोली थी जिसकी वजह से तुम्हें बुरा लगा है उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जियाशी उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती और इतने में वो अपने डैड का कॉल उठाती है। उसके डैड उसे कॉल पर बता रहे होते हैं कि आज उसके ग्रैंड माँ का बर्थडे है और उसके अंकल भी आ रहे हैं और वो सभी उससे मिलना चाह रहे हैं, तो वो जल्दी से घर आ जाए। तो फिर जियाशी कहने लगती है कि यहाँ आखिर अंकल मुझसे मिलना चाहते हैं या फिर उनका बेटा मुझसे मिलना चाहता है। फिर वो मान जाती है कि ठीक है मैं आ जाती हूँ, आखिर उनका बेटा मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड जो है। तो फिर उसके डैड खुश हो जाते हैं कि चलो जल्दी से आ जाओ, और फिर वो कॉल कट कर देती है। फिर जिया तुरंत ही कॉल कट करके लिफ्ट से बाहर निकलने लगती है। तो शन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कोई ऑनलाइन पोस्ट नहीं पढ़ा था। तो वो कहती है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास हैं, अगर ऐसे परेशान करोगे तो तुम पर हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। तो शन कहता है ये तो कुछ भी नहीं, तुमने जो मेरे साथ करा था ये तो उससे ज्यादा लेवल था। तो शन मन में सोचता है कि तुमने मुझे किस भी करी थी और मुझे कोई और मैन समझ लिया था। तो फिर जियाशी तो यहाँ पर उस पर गुस्सा हो जाती है। अगर वो बिल्कुल भी एंजॉयमेंट करना नहीं जानता तो इसका टाइम वेस्ट ना करे, वो बहुत ही बोरिंग है, ऐसा कहकर वो चली जाती है। तो यहाँ पर शन सोचता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट करना है। अब रात में जियाशी को याओ का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि सिस्टर क्या आप मेरे साथ क्लब चलोगी, मेरा मूड बहुत ही अपसेट है और मुझे ड्रिंक करना है। तो जियाशी मान जाती है और कहती है कि मुझे एड्रेस भेज दो क्लब का। फिर जियाशी जब क्लब पहुंचती है तो याओ उसे बताने लगती है कि वो उस लड़के को डेट नहीं कर रही थी असल में, और असल में वही उसके पीछे पड़ा था और कह रहा था कि वो उससे लाइक करता है। तो इसीलिए ये सोचकर उसे एक चांस देने वाली थी, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि वो कितना बड़ा प्ले बॉय है, तो अब मैंने उसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया है। तो अब इसकी बातें सुनकर जियाशी कहने लगती है कि अच्छा हुआ कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। फिर याओ कहती है वैसे भी मैं उसे इतना ज्यादा लाइक नहीं करती थी, बट थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड थी, बट मेन गुस्सा तो मुझे इस बात का आ रहा है कि उसने मुझे चीट किया। फिर याओ यहाँ पर शन के बारे में जियाशी से डिस्कस करने लगती है। मेरा कजन ना मुझ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, मेरे पेरेंट्स ने उसे कह दिया कि मेरा ध्यान रखो, तब से वो तो मेरे डैड की तरह ही बन गया है। अब तो लगता है कि मॉम डैड से ज्यादा डर तो मुझे इससे लगता है। फिर याओ पूछने लगती है वैसे सिस्टर आप मुझे बताओ कि आप क्या मेरे कजन ब्रदर को लाइक करती हो। तो जियाशी उसे कहने लगती है कि तुम ज्यादा ड्रिंक मत करो, तो वो ड्रिंक साइड में रख देती है। तो याओ कहती है वैसे मुझे लगता है कि मेरा कजन तो आपको बहुत पसंद करता है, मैं बस उनके लिए आपके बारे में पता लगा रही थी, तो बस मुझे आपके बारे में कुछ रूमर्स पता लग गए, लेकिन सच को तो मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे भाई को कोई धोखा ना मिले, तो इसलिए सिर्फ मैं पता लगा रही थी आपके बारे में। तो जियाशी कहने लगती है कि रहने दो, अब मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे भाई में और मैं कोई उसे डेट नहीं करने वाली। तो ये सुनने के साथ ही याओ कहने लगती है कि ऐसा मत करो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मेरा कजन आपके प्यार में है, तो कम से कम 2 दिन उसे डेट कर लो फिर डम कर देना। तो जियाशी कहती है तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे लाइक करता है। तो याओ कहती है मैंने बताया ना कि मैंने आपके बारे में कुछ ऑनलाइन रूमर्स देखे, तो मैंने उन्हें बताया, तो भाई ने तो मुझे तुरंत ही डांट दिया कि ऑनलाइन रूमर्स पर मैं कैसे बिलीव कर सकती हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसे आपको जज नहीं करना चाहिए। जियाशी कहती है कि सच में उसने ऐसा बोला था। तो याओ कहती है कि हाँ वो तो आपको इतना प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो ये एक साइन हुआ ना कि वो आपको लाइक करते हैं, मैं हूँ ना बहुत ही स्मार्ट, मैं समझ गई। तो जियाशी कहने लगती है कि हाँ तुम हो स्मार्ट। फिर याओ कहती है वैसे मेरा कजन दिखता बहुत ही कोल्ड टाइप का है, लेकिन उसे ज्यादा बात करना नहीं आता, लेकिन है वो बहुत ही अच्छा,
लास्ट टाइम वो मुझे सीक्रेटली पूछ रहा था कि आपको क्या पसंद है। तो फिर जियाशी ये सुनकर स्माइल कर रही होती है। तभी याओ को शन की कॉल आ जाती है। तो याओ कहती है देखा मैं कजन के बारे में बात कर रही थी और कजन का फोन आ गया। फिर वो उसका कॉल उठाती है और बताती है कि अभी वो क्लब में ड्रिंक करने के लिए आई है। तो वो तो उसे डांटने वाला होता है। ये तुरंत ही कहती है कि मैं अकेले नहीं आई हूँ, मैं सिस्टर जियाशी के साथ आई हूँ। तो वो तुरंत कहता है कि फोन उसे दे दो। तो याओ उसका फोन लेकर उसे कहने लगती है कि फिक्र मत करो, याओ मेरे साथ है तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और उसे बिल्कुल भी ज्यादा ड्रिंक करने नहीं दूंगी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा था, तुम ज्यादा ड्रिंक मत करना क्योंकि तुम ड्रिंक करने के बाद कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती हो। फिर वो बता देता है कि मैं आ रहा हूँ तुम लोगों को पिक करने के लिए। फिर इसके बाद जियाशी याओ को फोन दे देती है और फिर वो सोचती है कि लास्ट टाइम उसने ड्रंक होने के बाद कुछ करी है इसलिए शन ऐसे बात कर रहा था। फिर इतने में एक ड्रंक लड़का यहाँ पर आया होता है और वो कहता है कि ब्यूटीफुल लड़की है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। फिर वो कहती है कि निकलो यहाँ से। फिर वो यहाँ याओ को देखकर कहता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा ड्रंक है, मैं इसे ही अपने साथ लेकर जाता हूँ। फिर जियाशी तो उसे थप्पड़ लगा देती है। फिर वो बंदा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो बोतल लेकर याओ पर मारने वाला होता है। फिर जियाशी जल्दी से याओ को प्रोटेक्ट करने लगती है। इतने में शन यहाँ पर आ जाता है और वो जल्दी से सामने आ जाता है। फिर जियाशी को बचाते हुए उसे चोट लग जाती है। जियाशी तो शन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो जियाशी से कहता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ। फिर शन यहाँ इस बंदे को मारकर नीचे गिरा देता है। फिर दोनों साथ मिलकर याओ को घर लेकर आते हैं। शन जियाशी को थैंक्स करने लगता है। तो वो कहती है कि थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, याओ मेरी फ्रेंड है इसलिए मैं उसके साथ ड्रिंक करने के लिए गई थी। जियाशी कहती है तुम दिखने में तो बहुत ही फाइटर लगते हो, फिर कौन ऐसे बीच में आकर खुद चोट खा लेता है, क्या तुम एक ब्यूटी को बचाने वाले हीरो बन रहे थे। तो वो कहने लगता है कि तुम भी तो इतनी स्किल्ड हो, तो फिर तुम साइड होने के बजाय बीच में क्यों आ गई। तो ये सुनकर जियाशी कहती है कि मैं तो बस याओ की फिक्र कर रही थी और उसे बचाने के लिए मैं बीच में आ गई, मेरे मन में सबसे पहले यही आया। तो वो कहता है कि मेरे मन में भी बस यही ख्याल आया कि मैं तुम्हें बचा लूं, मुझे लगा उस वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट करना मुझे लिए ज्यादा जरूरी था। वो तो शॉक रह जाती है। फिर याओ तो यहाँ पर नशे में बात कर रही होती है और जियाशी से कहती है कि मेरा कजन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो कोल्ड हार्टेड है, लेकिन मैं बता रही हूँ वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो जियाशी कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई, तुम सो जाओ। फिर जियाशी शन से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे बताओगे, उस दिन मैं ड्रंक थी तो मैंने उस दिन क्या किया, एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन मैं जानना चाहती हूँ। तो शन कहता है कि ठीक है कार में चलो, एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा तुम्हें घर ड्रॉप करते हुए। फिर शन उसे यह बता देता है कि तुमने मुझे किस करी थी और फिर मुझे कोई और मैन समझकर गलती से मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाह रही थी। तो वो कहती है तुम नॉनसेंस बोल रहे हो। तो शन कहता है कि आखिर मैं नॉनसेंस बातें क्यों बोलूंगा। तो वो अब कहती है मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे कैजुअल क्यों कह रहा था, क्योंकि इसे लग रहा था कि मैं इसे किसी और का सब्स्टिट्यूट समझ रही हूँ। वैसे अगर मैं इसकी जगह होती और ये मेरे साथ कुछ ऐसा करता तो मैं उसी व्यक्ति से अच्छे से सबक सीखती, लेकिन आखिर मैं इसे ये सब कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मेरी लाइफ में इसके अलावा कोई लड़का है ही जिसके साथ मैंने ऐसे फ्लर्ट करी हो, वो पहला है। फिर जियाशी को थोड़ी बहुत चीजें याद आती है कि उसने सच में उसे किस करी थी और फिर उससे तो बाथरूम वाली चीजें भी याद आ जाती है और फिर शन से कहने लगती है कि कहीं मैंने तुम्हें बाथरूम में हाई तो नहीं करी थी। तो शन कहने लगता है हाँ मैं तो बस तुम्हें चेक ही करने आ रहा था कि तो और मुझे पता नहीं था। तो जियाशी कहने लगती है कि बस मुझे और नहीं सुनना, बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा है, और अपना मूड फ्रेश करने के लिए वो तुरंत ही विंडो ओपन कर लेती है। तो शन कहने लगता है ऐसे तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। तो वो कहती है कि चुप हो जाओ, मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। शन तो ये सुनकर हंसने लग जाता है। फिर जैसे ही जियाशी का घर आता है तो वो निकलने वाली होती है। शन पूछता है क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं आया। तो वो मना कर देती है कुछ भी याद नहीं आया। तभी उसे टाई से खींच के अपने क्लोज करती है और उसे किस करती है और कहती है क्या मैंने ऐसा किया था। फिर ये सोचने लगती है इसने मुझे पुश क्यों नहीं किया। तभी शन इतने में उसे किस करने लग जाता है। तो वो पूछने लगता है क्या तुम नर्वस हो रही हो। तो जियाशी कहती है नहीं मैं तो एक्साइटेड हो रही हूँ और उसे टच करना चाहती है। शन कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ खेलना है तो हम खेल सकते हैं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि तुम मेरे अलावा किसी और मैन के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो जियाशी कहने लगती है कि तुम्हारे कितने सारे रूल्स हैं। तो शन कहने लगता है कि अगर तुम एग्री नहीं कर रही हो तो कोई बात नहीं। जियाशी कहती है कि किसने कहा मैं एग्री कर रही हूँ, आखिर लाइफ को फुल एंजॉय करना चाहिए। फिर शन यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है। जियाशी उसे कहने लगती है क्यों ना तुम मेरे घर चलो। तो शन उसे कार से निकल जाने के लिए कहता है। तो वो बोलती है सच में ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो शन यहाँ पर नंबर काउंटिंग करने लग जाता है। तो जियाशी उसे उसके गाल पर किस करके उसे बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी फिर वो उसे कॉल लगाकर वापस आ जाती है। फिर कहती है याद रखना यहाँ से घर जाने के बाद तुम मुझे वीडियो कॉल जरूर करना। फिर शन यहाँ से घर जाने के बाद जियाशी को वो वीडियो कॉल लगाता है और फिर दोनों ही थोड़ा बहुत बातें करने लगते हैं। तो शन बताता है कि उसे अब शावर लेने जाना है। तो जियाशी कहती है कि क्यों ना तुम शावर वीडियो कॉल कर ले। शन कहता है कि अब हम यहीं पर कॉल रख देते हैं। फिर अगली मॉर्निंग शन शॉक्ड होकर होता है क्योंकि उसने जियाशी के बारे में एक रोमांटिक सपना देखा था। इसके बाद फिर शन जब अपना काम कर रहा होता है उसे याओ की कॉल आती है। वो उसे कहने लगती है कि कजन ब्रदर प्लीज कल के लिए सॉरी, मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई थी, लेकिन इस बारे में पेरेंट्स को मत
था तो वो उसे अगली बार से ध्यान देने के लिए बोल देता है। फिर वो बताती है कि मैं अभी सिस्टर जियाशी से ही बात कर रही थी और मुझे लगता है कि उन्हें सर्दी हो गई है और वो बीमार भी है, तो क्यों ना आप उन्हें एक बार चेक करने के लिए चले जाओ। तो इसके बाद शन जियाशी के घर पहुंचता है तो जियाशी कहती है कि मुझे याओ ने बताया था, लेकिन इतने कि पता नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाओगे। इसके बाद जियाशी शन को एक मैन के स्लीपर्स पहने देती है तो वो पूछता है कि आखिर ये किस मैन के हैं। तो वो कहती है कि ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, ये मेरे डैड के हैं। इसके बाद वो यहाँ पर वो स्लीपर्स पहन लेता है। शन यहाँ पर जियाशी के लिए खाना भी लेकर आया होता है, कहता है कि चलो अब खा लो। तो वो कहती है कि बिल्कुल भी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है तो मैं नहीं उठ पाऊंगी। हाँ, लेकिन तुम उठा कर ले जाओ तो मैं आऊंगी। तो पहले तो वो नहीं मान रहा होता है, पर इसके कहने पर वो उसे उठाकर चेयर पर लाकर बिठा देता है और फिर इसके बाद जियाशी ब्रेकफास्ट करने के लिए मान जाती है। फिर शन यहाँ पर जियाशी की मॉम के साथ वाली पेंटिंग देखता है। फिर जियाशी अपनी मॉम के बारे में उसे बताने लगती है कि पेंटिंग में उसकी मॉम, आंटी और वो है। शन कहता है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। तो वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने मेडिसिन ऑनलाइन ऑर्डर की है। जब तक मेडिसिन आ नहीं जाती तुम यहीं पर रुक जाओ, मेरे पास एनर्जी नहीं है उठकर वापस डोर खोलने की। लंच के बाद जियाशी सोने लगती है। फिर शन उसका केयर करने के लिए यहीं पर रुक जाता है और उस पर ब्लैंकेट उड़ा देता है। मेडिसिन लेने के बाद शन जब अपने ऑफिस में होता है तो उसे जियाशी की कॉल आती है, कहती है मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, हम लंच पे मिलते हैं। तो फिर लंच पे दोनों मिलते हैं। जियाशी उसे बताने लगती है कि नेक्स्ट फ्राइडे उसे एक ऑक्शन में जाना है और उस इवेंट के लिए उसे वहाँ पर एक मेल पार्टनर चाहिए। तो फिर वो शन को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। फिर शन बहाने करने लगता है कि शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये सुनकर जियाशी कहने लगती है ठीक है, फिर मैं कोई और लड़के को चुनती हूँ और हैंडसम लड़के को ही चुनूंगी। फिर जियाशी उसके सामने बहुत सारे मॉडल्स की फोटोज यहाँ पर चेक करने लग जाती है। शन जेलस होकर तुरंत ही उसे फोन ले लेता है और कहता है कि ठीक है मैं चलूंगा। तो जियाशी खुश हो जाती है कि ये हुई ना बात। फिर शन और जियाशी उसी ऑक्शन में पहुंचते हैं तो जियाशी से कुछ लड़कियां जेलस थी और वही उसके बारे में रूमर्स फैलाती थी और उसे कहती है कि क्या हुआ, तुमने फिर से लड़का बदल। तो जियाशी कहने लगती है मेरा वाला तुम्हें हैंडसम लग रहा है ना, इसीलिए ऐसा कह रही हो। फिर शन भी यहाँ पर इन लोगों को हैंडसम समझने के लिए थैंक यू कहता है। फिर वो लड़कियां तो जेलस के मारे गुस्सा होकर ऐसे चली जाती है। फिर जियाशी कहने लगती है कि तुम तो मेरा साथ देने में माहिर निकले। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें गुस्सा होते हुए नहीं देखना चाहता। इतने में ही यहाँ पर 3 लड़के आ जाते हैं जो कि तीनों ही जियाशी को पसंद करते हैं और उसे चेस कर रहे थे वो लोग। शन यहाँ पर जेलस हो जाता है। शन उसे कहता है मैं वॉशरूम जाकर आ जाता हूँ, तब तक तुम इन लोगों को यहाँ से हटा दो। तो वो इन लोगों से एक चीज क्लियर करते है कि वो किसी के साथ भी पार्टी में नहीं जाएगी क्योंकि अब उसके पास एक बॉयफ्रेंड है। तो फिर वो तीनों उसके लिए खुश हो जाते हैं। फिर शन बाहर आता है तो उसे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, कहती है कि तुम तो इतने बिजी रहते हो फिर भी ऑक्शन पार्टी में आने का तुम्हें टाइम मिल गया। शन कहता है मॉम आप भी यहाँ पर आई हो। तो मॉम कहती है हाँ, मैं देख रही थी कि कैसे तुम उस लड़की को हक कर रहे थे, चलो तुम यहाँ टेरेस पर आ जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। शन तुरंत ही अपनी मॉम से बात करने के लिए पहुंचता है तो मॉम उससे पूछती है कि क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। तो शन कहता है नहीं मॉम, अभी तो मैं सिर्फ उसे परसीव कर रहा हूँ। तो मॉम कहती है कि फिर जल्दी करो, वो लड़की इतनी ब्यूटीफुल है, पक्का तुम्हारे राइवल्स भी होंगे। तो फिर मॉम पूछती है बताओ उस लड़की का नाम क्या है। तो फिर शन यहाँ पर जियाशी का पूरा नाम बता देता है। तो उसकी मॉम उसका पूरा नाम सुनते उसे पहचान लेती है, कहीं वो मिस्टर लू की बेटी तो नहीं है, वही सॉन्ग ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट की। तो शन कहता है हाँ वही है। तो फिर मॉम कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंट है क्योंकि तुम्हारे डैड और उसके डैड बिजनेस के रिलेटेड बात कर चुके हैं। तो मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए। तो शन कहता है कि नहीं मॉम, मैं उसे इसलिए थोड़ी पसंद करता हूँ कि वो चेयरमैन लू की बेटी है, मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशन बहुत ही प्योर हो, ना कि कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड हो। तो फिर उसकी मॉम मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं तुम जैसा भी करो, मैं तुम्हारे साइड में ही हूँ। इतने में शन को जिया की कॉल आती है, वो पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो बताता है उसे कि मैं यहाँ टेरेस पर आया हूँ। तो वो भी उसे कहती है कि मैं भी यहाँ पर बहुत बोर हो रही हूँ, तुम रुको वहीं पर, मैं भी वहीं पर आती हूँ। तो मॉम कहती है ठीक है फिर मैं जाती हूँ, मैं तुम दोनों के बीच में थर्ड व्हील नहीं बनूंगी। और फिर वो चली जाती है यहाँ से। जियाशी यहाँ पर पहुँचती है तो शन उससे पूछता है कि क्या तुमने उन लड़कों को भगा दिया। तो वो कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स, और फिर जल्दी जल्दी में मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। फिर शन उसे क्लोज करता है और फिर उसे किस करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हार्ट बीट मुझे सुनाई दे रही है। फिर वो उसे हक करने लगती है तो शन तभी दूर हो जाता है। ये कहती है सच में जब मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा होता है तब तुम बीच में बोरिंग कर देते हो। फिर जियाशी उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगी थी कि असल में उसने उसके बारे में ऑनलाइन पता लगा रही थी, पर उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से ज्यादा उसे और कुछ नहीं पता चला। और कहती है कि मुझे अब रिग्रेट हो रहा है कि मुझे तुम्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। वो पूछता है ऐसा क्यों। तो जियाशी कहती है कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आए हुए हैं, तो उन लोगों ने तुम्हारी न्यूज बना ली होगी। तो शन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर आ गया। फिर वो कहता है कि चलो अब चलते हैं, लेकिन उससे पहले अपने लिप्स साफ कर लो। तो वो कहती है इसी बात पे क्यों ना हम वापस से किस कर ले। और शन तो यहाँ पर अपनी आंखें
बंद कर लेता है, पर जयशी उसे टीज कर रही होती है और कहती है मुझे नहीं करनी। फिर ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर जयशी एक इयररिंग्स पर बेटिंग लगा रही होती है और इसे देखकर जो लड़की इस पर जेलस है वो भी ज्यादा से ज्यादा बेटिंग लगा रही होती है। फिर दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है और ये 100 मिलियन तक पहुंच जाती है। फिर जयशी सोचती है मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तभी इसके ऊपर शन भी 100 मिलियन का बेटिंग लगा देता है और वो इस इयररिंग को खरीद लेता है। ऑक्शन खत्म होने के बाद ये दोनों निकल रहे थे। जयशी कहती है तुम कार में बैठो, मैं अभी आती हूँ। तो ये यहाँ पर उसी लड़की को सबक सिखाने के लिए आई होती है। जयशी उसे बहुत अच्छे से जवाब देती है। तो यहाँ पर शन की मॉम भी जयशी के सपोर्ट पर आ जाती है और उससे इम्प्रेस होती है। फिर जयशी जब कार में आकर बैठती है तो शन पूछता है क्या तुमने सब अच्छे से हैंडल कर लिया? तो वो कहती है कि तुम्हें पहले से पता था कि मैं क्या करने गई थी। सच में हम दोनों को मिले हुए इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन तुम मुझे अच्छे से समझ गए हो। और फिर इतने में यहाँ पर शन को उसकी मॉम की मैसेज आ जाती है जो कहती है कि तुम जिसे पसंद करते हो वो लड़की मुझे वॉशरूम में मिली थी। वो लड़की सच में बहुत यूनिक है, मुझे वो बहुत पसंद आई। तो शन मॉम को मैसेज करता है कि मॉम आपको पसंद आने से कुछ नहीं होगा, उस लड़के को भी मैं पसंद आना चाहिए। तभी उसकी मॉम उसे वही बेटिंग में खरीदी हुई इयररिंग्स के बारे में पूछ रही होती है, क्या तुम अभी उसे वो दोगे? तो शन कहता है कि मॉम अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं है। तो ये देखकर जयशी शन से पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो बता देता है कि वो अपनी मॉम से मैसेज पे बात कर रहा है। तो जयशी को लगता है कि वो इयररिंग उसने अपनी मॉम के लिए खरीदा है। तो वो शन से ये कह भी देती है कि मुझे लगा था कि तुमने मेरे लिए खरीदे होंगे। फिर शन जयशी को उसके घर पर छोड़ने आता है। फिर तभी दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं। फिर तभी शन रुक जाता है और फिर कहता है कि आज नहीं। फिर वो उसे बाय बोलकर जल्दी से यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब शन ऑफिस में होता है तो जयशी उसे यहाँ पर मिलने आई होती है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे स्पेशली पिक करने के लिए आई हो? फिर जयशी बताती है कि असल में उसे एक हेल्प की जरूरत है। असल में उसे एक लॉयर चाहिए था, लेकिन उसने दूसरे लॉयर से बात की क्योंकि वो बिजी था। फिर मैं तुम्हें बताने आ गई। शन कहता है अगली बार तुम्हें कोई काम हो तो तुम्हें ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट मेरे पास आ सकती हो। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने अच्छे लॉयर से बात कर ली है और तुम्हारा ये केस इजीली हैंडल हो जाएगा। तो जयशी यहाँ पर शन से कहने लगती है कि अभी कंपनी की मैटर की वजह से मेरा मूड तो बहुत ही ज्यादा खराब है, तो क्या तुम मुझे अब कंफर्ट करोगे? तो शन इसकी बात सुनकर कहने लगता है कि आज तो नहीं। तो जयशी उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें नाइट स्पेंड करने के लिए कह रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कह रही थी कि हम दोनों डिनर पर चलते हैं। फिर डिनर करते हुए वो शन से इस बारे में डिस्कस करते हैं कि असल में वो अपने आंटी की वजह से परेशानी, किसी ने उनके बारे में गलत रूमर फैलाया है और वो अपने आंटी की सबसे ज्यादा केयर करती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शन को ऑलरेडी इस बारे में पता लग गया था और ऑलरेडी उसने जयशी की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए लोगों को लगाया हुआ है। शन जयशी को उसके घर तक छोड़ने के लिए चला जाता है और हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जयशी को उसके डैड की कॉल आती है। डैड के कहने पर डैड के साथ वो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली होती है किसी से मिलने के लिए। दूसरी तरफ शन को भी उसके डैड का कॉल आता है कि वो अपने किसी पार्टनर से मिलने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी वहाँ पर आ जाए। तो शन भी हाँ कर देता है और फिर दोनों के डैड जब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं तो ये दोनों तो शॉक्ड हो जाते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था। और यहाँ पर जयशी के डैड उससे पूछते हैं कि तुम शन को कैसे जानती हो? तो बताती है कि डैड मैंने बताया था ना कि मेरी कंपनी किसी प्रॉब्लम में फंस गई थी, फाइल हुआ था, तो मैंने शन के लॉ फॉर्म में से ही एक लॉयर हायर करी थी। तो ये देखकर दोनों के डैड खुश हो जाते हैं कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। फिर शन और जयशी इसी होटल में रुके होते हैं। तो जयशी यहाँ पर शन के पास आने की कोशिश कर रही होती है तो वो कहता है आज नहीं बल्कि कल, और वो उसे कल का टाइम भी फिक्स करवा लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जयशी को उसके डैड की कॉल आती है, कहते हैं कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर जयशी तुरंत ही अपने डैड के साथ निकल जाती है और वो हड़बड़ी में शन को इन्फॉर्म भी नहीं करती है। और शन यहाँ पर जयशी को इतने सारे कॉल और मैसेजेस कर रहा होता है, वो कोई रिप्लाई भी नहीं देती और फैमिली से मिलने उनके घर भी गई होती है। वहाँ पर जयशी को पता चलता है कि जो फैमिली वाले पहले उसके स्टेप सिस्टर को देखने के लिए आने वाले थे, अब उन्होंने उसे रिजेक्ट करके जयशी को चुन लिया है। इसलिए अब जयशी को ही अपने सिस्टर की जगह ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ेगा। पहले तो जयशी मना कर रही होती है तो उसके डैड कहते हैं कि कम से कम फॉर्मेलिटीज के लिए तो उसे जाके आना पड़ेगा और डिनर के लिए वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। तो जयशी मान जाती है, ठीक है मैं जाके हैंडल करके आती हूँ। फिर जयशी जाके उस लड़के से मिलती है और फिर उस लड़के को अकेले में समझा देती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, तो इसीलिए वो किसी और को पसंद नहीं करने वाली है। तो फिर वो लड़का रिजेक्ट होने के बाद यहाँ से चला जाता है। तभी जयशी यहाँ पर देखती है कि शन भी इसी रेस्टोरेंट में आया हुआ है। वो तो ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही गुस्सा हो चुका होता है और उसके साथ कार में बैठने के बाद भी ये उसे कोई बात नहीं कर रहा होता है। जैसे ही जयशी के घर के बाहर पहुँचते हैं तो शन उसे किस कर लेता है और कहता है तुम्हें बस मेरे साथ खेलना था ना, ठीक है। और फिर वो उसके साथ उसके घर चला जाता है। तो जयशी उससे पूछती है कि आखिर वो किस बात के लिए इतना गुस्सा हो रहा है। असल में उसकी ग्रैंडमा बीमार हो गई थी, इसलिए वो जल्दी में अपने डैड के साथ अपने घर निकल गई थी। वहाँ अपने ग्रैंडमा को देखने गई थी और वो इतना जल्दी में हुआ था कि उसे बताने के लिए टाइम ही नहीं मिला। तो शन पूछने लगता है तुम मेरे साथ इतने टाइम से खेल रही हो, तो क्या तुम मेरे साथ सीरियस हो गई हो? तो फिर इसकी ये बात सुनकर जयशी पूछने लगती है कि इसका क्या मतलब है। तो शन उसे पकड़ कर किस करने लगता है। जयशी उसे दूर करते हुए कहती है क्या तुम ड्रंक होने के बाद पागल हो गए? तो शन कहता है तुम यही चाहती थी ना। तो जयशी कहती है तुम्हें जो बोलना है क्लियरली बोलो,
तो वो उसे उसी लड़के के बारे में पूछता है जिसे वो रेस्टोरेंट में मिली थी। तो जियाशी उसे सब बता देती है कि कैसे वो बंदा उसकी स्टेप सिस्टर का ब्लाइंड डेट था, पर उसकी स्टेप सिस्टर को वो पसंद नहीं था और वो बोल नहीं पा रही थी। तो उन लोगों ने उसे रिजेक्ट करके मेरे लिए शादी का ऑफर भेजा और डैड ने मुझे जबरदस्ती वहाँ पर भेजा ताकि मैं उनके मुंह पर जाकर उन्हें इस बारे में समझा दूं। तो मैं बस वहाँ पर गई थी फॉर्मेलिटीज निभाने और मैंने उस बंदे को बता दिया कि मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करती हूँ और फिर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो फिर शेन को यहाँ पर इस बात की तो क्लियरिटी मिल जाती है। अब वो जियाशी से ये पूछता है कि वो उसे पसंद करती है कि नहीं। तो जियाशी इस बात का जवाब नहीं दे पा रही होती है। तो शेन उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और वो उसे बता देता है कि वो उसे शुरू से लाइक करता आ रहा है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बस मेरे साथ टाइम पास करना चाहती थी और मैं कोई ऐसा रिलेशन नहीं चाहता हूँ। और फिर वो यहाँ से जाने लगता है। तो फिर जियाशी उसे बताती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तो वो जियाशी से पूछता है कि वो कब तक उसे लाइक करने वाली है। तो जियाशी कहती है कि इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। तो फिर शेन यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रात में दोनों सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। जियाशी को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर उसे क्या जवाब दे, कि वो हमेशा उसे पसंद कर पाएगी कि नहीं। फिर वो अपने आंटी से इस बारे में कॉल पर डिस्कस करने लगती है। उसकी आंटी उसे ये समझाती है कि आज तक उसके पेरेंट्स की वजह से उसने लव पर बिलीव नहीं किया, लेकिन अगर वो किसी को पसंद करती है तो उसे ब्रेव बनना चाहिए और उस रिश्ते को अपनाना चाहिए। अगर वो अपनी पूरी कोशिश करेगी तो वो आखिरी तक निभा पाएगी। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जियाशी और शेन एक पार्टी में मिलते हैं और शेन जियाशी को अपने साथ लेकर जाता है। फिर दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं और फिर शेन जियाशी से एक सवाल पूछता है कि वो उसे डेट करना चाहती है कि नहीं और वो उसका साथ हमेशा के लिए चाहती है कि नहीं। तो जियाशी यहाँ पर इस बार उसे हाँ कह देती है। शेन शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो। तो जियाशी भी बता देती है कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। फिर दोनों के बीच की चीजें ठीक होती है। तो शेन उसे बता देता है कि वो शुरू से उसे इसलिए हाँ नहीं कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कैजुअल टाइप की लड़की होगी। फिर जियाशी शेन के साथ फ्लर्टिंग कर रही होती है और फिर इसके बाद दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं। जियाशी उसकी ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है कि इस रात जब वो ड्रंक थी उसने उसे कोई और मैन नहीं समझा था और उसकी लाइफ में वो पहला ही मैन है। वो उसे बताती है कि उसने उसके साथ एक रोमांटिक ड्रीम देखी थी, तो वो सपने वाली उसकी फर्स्ट नाइट थी, इसलिए ड्रंक होने के बाद उसने वो चीज गलती से उसे बोल दी क्योंकि उस टाइम उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सेकंड टाइम होने वाला है। और वो कहती है कि ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम मुझे गलत मत समझ लेना है कि ये चीज मैंने शुरू से ही गेस कर लिया था कि तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़का नहीं होगा तुम्हारी किसिंग स्किल को देखकर। और फिर फाइनली दोनों के बीच में सब कुछ यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियाशी का जो फर्स्ट वाला ब्लाइंड डेट होता है वो अभी भी उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा होता है और वो याओ को यहाँ पर किडनैप कर लेता है और फिर वो जियाशी को यहाँ पर धमकी देकर उसके पास बुला लेता है। तो फिर जियाशी भी तुरंत ही याओ को बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है। जियाशी के आने के बाद वो उसे बताता है कि उसकी वजह से वो बर्बाद हो गया है, तो आखिर वो उसे खुश रहने कैसे दे सकता है। तभी यहाँ पर शेन पुलिस को लेकर आ जाता है और पुलिस उस बंदे को लेकर चली जाती है। उसके पकड़े जाने के बाद शेन जियाशी और याओ को बाहर लेकर आता है। तभी जियाशी के डैड यहाँ पहुंच जाते हैं और शेन को देखकर पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे। जियाशी अपने डैड को उन दोनों के रिश्ते के बारे में बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो वो पूछती है डैड आप हमें अप्रूव कर रहे हो कि नहीं। तो वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स शेन तो सच्ची में मेरा सन इन लॉ बनने के लायक है। फिर फाइनली जिया और शेन अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही दोनों ही यहाँ लिफ्ट से जा रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ लिफ्ट अचानक से खराब हो जाती है और ये दोनों यहाँ पर डर जाते हैं और इसी वक्त शेन यहाँ पर रिंग निकाल कर जियाशी को प्रपोज करता है। कहता है क्या पता ये मौका दोबारा मिलता है कि नहीं। और जियाशी हाँ कह देती है और दोनों लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं और दोनों ही यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहे होते हैं और इसी मोमेंट पर हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।